हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द बोर्ड अड्डा। आज हम लोग क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर 9 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, क्लास 9th का, और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डील करेंगे फोर्स और उसके प्रिंसिपल्स जो वर्क करते हैं। फोर्स हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करके हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और जो लॉज ऑफ मोशन है, गति के जो नियम हैं, चाल के जो नियम है, मोशन के जो नियम है, उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि इसके जो कोर कॉन्सेप्ट हैं वो फर्दर आपकी हायर स्टडीज में, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो यही सब चैप्टर आपको डिटेल थॉरो डिस्कशन के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा। देखिए, इसमें जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मोशंस के 3 नियम जो कि न्यूटन ने दिए थे, आइजैक न्यूटन ने दिए थे। उनके जो है 3 जो मोशन के लॉज उन्होंने दिए थे उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होती है। ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। सॉरी, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, फोर्स क्या होता है। जब आपसे एग्जाम में पूछे कि वो डिफाइन फोर्स, तो इट इज नथिंग बट द फोर्स दैट इनेबल्स अस टू डू एनी वर्क, टू डू एनीथिंग, either be pull or push object, therefore pull or push is called force. Push or pull acting on an object is known as force. कोई भी चीज जब आप अपनी तरफ खींच रहे हैं या उसको अपनी तरफ से ढकेल रहे हैं आगे की तरफ, तो ये जो उसको मोशन में लाने के लिए जो आप बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, पुश या पुल कह रहे हैं, इसी को हम लोग फोर्स कहते हैं, जिसको हिंदी में बल कहते हैं। तो फोर्स इज नथिंग बट इट इज एन पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल क्या है। देखिए, आप लोग डोर ओपन करते हैं तो डोर को घिसते हैं, लिखा रहता है डोर पे कि पुश या पुल हमेशा लिखा रहता है। आप लोग कहीं पर भी जाएंगे मॉल्स या शॉप्स में किसी के, तो उस पे जो है जो ग्लास डोर्स रहते हैं उस पे पुश या पुल लिखा रहता है। या तो आप अपनी तरफ खींचते हैं या तो उसको अंदर की तरफ ढकेलते हैं, तब जाके खुलता है। ठीक उसी तरीके से ड्रावर इज पुल्ड टू ओपन। जो ड्रावर रहता है वार्डरोब वगैरह का, उसको आप खींचते हैं तब जाके खुलता है वो। एंड पुश टू क्लोज, जब आप ढकेलते हैं तब जाके वो बंद हो जाता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके वो चीजें हैपनिंग में आ रही हैं, वो चीजें घटित हो रही हैं। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो किन किन ऑब्जेक्ट में कैसे कैसे लगता है, ये हम लोग देखेंगे इसमें। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि फोर्स किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है, या किसी भी वस्तु को फोर्स जो है जब आप अप्लाई करेंगे तो मूव करने लगेगा। एक एग्जाम्पल देखिए, अगर फुटबॉल को हम लोग किक करते हैं तो फुटबॉल रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाता है। तो हम लोग अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्टेशनरी बॉडी को, स्थिर वस्तु को हम लोग उसको मोशन में ला सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। देखिए, फोर्स जो है जो चलती हुई, जो गतिमान जो है वस्तुएं होती हैं, उसको भी रोकने में काम आता है। जैसे आप अगर कोई भी बाइक चला रहे हैं तो उसको जो है आप स्टॉप कैसे करते हैं, आप लोग ब्रेक लगा के, बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, या साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो रुक जाएगी। जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, तभी तो जाके रुकेगी। तो फोर्स को हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्टेशनरी, अरे किसी भी मोशन के ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी करने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बाय अप्लाइंग फोर्स दैट बाय मूविंग हैंडल द डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाइसाइकिल कैन बी चेंज। कह रहा है कि फोर्स जो है किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज करता है। For example, if you are driving an scooty and you are looking front, in the front of the road, you are finding that आगे जाके जो है मुड़ान है या जो है रोड मुड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे,
आप भाई उस आपका जो है रिफ्लेक्स एक्शन जो है वर्क करेगा और आप हैंडल को मूव करेंगे उस डायरेक्शन में, तब उसकी जो आपकी स्कूटी की डायरेक्शन जो सीधी जा रही थी वो जो है टर्निंग पे जो है चेंज हो जाती है, डायरेक्शन आप चेंज करते हैं। तो हम लोग फोर्स को अप्लाई करके किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, कह रहा है कि फोर्स जो है किसी भी मूविंग बॉडी की जो है स्पीड को भी चेंज कर सकता है, घटा या बढ़ा सकता है। जब आप एक्सिलरेट करते हैं तो जो व्हीकल होती है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। और फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की शेप जो होती है या उसकी जो साइज है, जो उसका आयताकार है, उसमें भी बदलाव कर सकता है। अगर आप देखें, आप किसी मेटल को अगर हैमर से जो है पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर किसी को स्टोन को अगर आप हैमर से तोड़ेंगे तो वो पीसेस में टूट जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप टाइल्स ले लीजिए, टाइल्स पे हैमर गिरेगा तो टाइल्स टूट जाएगी, उसका शेप खराब हो जाएगा। तो फोर्स से हम लोग 5 चीजें कर सकते हैं। हम लोग फोर्स से किसी भी स्टेशनरी, किसी भी स्थिर वस्तु को मोशन में ला सकते हैं। किसी भी मोशन वाली गतिमान जो वस्तुएं होती है, गतिमान मूविंग जो बॉडी होती है, उसको ब्रेक अप्लाई करके उसको स्टॉप भी कर सकते हैं फोर्स के द्वारा। फिर हमने तीसरा पढ़ा कि हम लोग फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं मूविंग बॉडी का। फिर हमने पढ़ा कि हम लोग फोर्स से मूविंग बॉडी की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि फोर्स से हम लोग शेप और साइज भी किसी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं। देखो, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो कुछ टाइप के फोर्सेस भी होते हैं। फोर्सेस जो होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। 2 प्रकार के फोर्सेस होते हैं, पहला होता है बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, जितना आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक ना, वह फोर्स इक्वल हो 0 के बराबर, तो आप क्या करेंगे कि उस फोर्स को क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। अगर आप जो है स्कूल वगैरह में स्पोर्ट्स में पार्ट लिए हों, स्पोर्ट्स जब आपका एनुअल स्पोर्ट होता है तो आप देखे होंगे कि एक टग ऑफ वार गेम होता है, रस्सी खींच वाला, कि 5 लोग इधर रहेंगे, 5 लोग उधर रहेंगे, या तो 10 लोग इधर रहेंगे, 10 लोग उधर रहेंगे। और जब 10 लोग इक्वल फोर्स अप्लाई करके अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो जो वो होती है, रस्सी होती है, वो मूव नहीं करती है, जो रोप होती है वो मूव नहीं करती है, एक जगह स्थिर होते हैं दोनों लोग। लेकिन जब कोई भी फोर्स ज्यादा लगाएगा, एक साइड से ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वो वाली टीम जीत जाती है। और जब फोर्स जो है दोनों मूवमेंट नहीं करती है, बीच में रहती है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इज 0। दैट मीन्स द फोर्स इज बैलेंस फ्रॉम द बोथ साइड। अब बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस फोर्सेस डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। कह रहा है कि जो बैलेंस फोर्स होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं लाते हैं। क्यों, क्योंकि वह 0 के मैग्नीट्यूड में काम करते हैं। दोनों का जो फोर्सेस दोनों अप्लाई होते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बैलेंस फोर्सेस होते हैं, फोर्स नहीं होता है, फोर्सेस। जब भी बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स की हम बात करेंगे तो 2 फोर्स वहां पर लगेंगे, F1 F2, आप समझ के ऐसे चलिए। एक साइड से F1 लगेगा, एक साइड से F2 होगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वह 0 के बराबर होगा, तो फोर्स बैलेंस होगा। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, यदि जो रिजल्टेंट है अप्लाइड फोर्स का वो ग्रेटर देन 0 हो, तो जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्सेस। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्सेस। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्थिर है, जब उसको उसके वेट के हिसाब से आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा, ठीक ना। तो अनबैलेंस फोर्सेस के कारण ही मूवमेंट होता है।
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। अनबैलेंस फोर्सेस के कारण स्पीड भी बढ़ती है, डिक्रीज भी होती है इनके कारण, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर देते हैं, या चेंज शेप एंड साइज। आपने देखा कि जितना भी हमने फोर्स के जो वर्क पढ़े वो ज्यादातर अनबैलेंस फोर्सेस द्वारा ही किए जा रहे हैं। अगर फोर्सेस बैलेंस होंगे तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जीरो होगा, कोई भी वर्क नहीं होगा। हम अगर वर्क हो, मोशन हो, तो हमको अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखिए लॉज ऑफ मोशन, जो गति के नियम है वो क्या है जो मोशन को गवर्न करते हैं। देखिए गैलीलियो गैलीली एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि कोई भी वस्तु की एक कांस्टेंट स्पीड होती है जब उन पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है। लेकिन इनकी जो बात थी वह काफी हद तक सही नहीं थी, क्योंकि कोई भी जो वस्तु है वो हमेशा एक यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी, ये प्रैक्टिकली जो है संभव नहीं था। तो न्यूटन आते हैं इसके बाद क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, और वो मोशंस के, गति के 3 नियम देते हैं जिनको हमको इस चैप्टर में बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और फर्दर आपकी हायर स्टडीज में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इस चीज को यहाँ समझ लेते हैं तो। Newton studies the ideas of Galileo and gave the 3 laws of motion. These laws are known as Newton's laws of motion. कह रहा है कि जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने जो गैलीलियो ने नियम दिया था कांस्टेंट स्पीड का, उसको उन्होंने पढ़ा, समझा और सोचा, तब वह निष्कर्ष पे आए और उन्होंने 3 गति के नियम दिए, 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। तो आइए देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। पहला लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यह जो है बेसिकली यह नियम क्या कहता है, यह कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। कह रहा है न्यूटन का जो पहला नियम है वो कहता है एनी बॉडी विल रिमेन, if it is in rest will remain in rest, if it is in motion will remain in motion until an external force is applied on them। कह रहा है कोई भी वस्तु जो स्थिर है, जो रेस्ट पर है, वह रेस्ट पर रहेगी, कोई भी वस्तु जो मोशन में है मोशन में रहेगी, जब तक कि हम लोग उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। फिर if any object in the state of rest then it will remain in rest and external force is applied to change its state। Similarly कोई भी मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा। This means all objects register change in their state। The state of any object can be changed by applying external forces only। कह रहा है कि किसी भी स्टेट जो किसी भी ऑब्जेक्ट का है उसका स्टेट हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स को वर्क कराएंगे, तभी हम लोग उसके जो है स्टेट को बदल सकते हैं। अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं। अब आप जो है ये न्यूटन का जो पहला नियम है उसको आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते होंगे। अगर आप बस में, स्कूल बस में बैठ के अपने स्कूल जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो जब ब्रेक लगता है, जो पर्सन खड़ा रहता है बस में, या आप लोग भी बैठे रहते हैं, अगर पूरी तरीके से सही से पकड़ करके नहीं बैठे हैं तो होता क्या है कि जब ब्रेक लगेगा तो आप जो है बैकवर्ड फॉल होंगे, ठीक ना, आप जो है तुरंत मोशन में आ जाएंगे। अब ये क्यों होता है बताइए, क्यों? क्योंकि जब बस चलती रहती है, जब बस चलती रहती है तो जो जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, जब बस चलती रहती है, जो पर्सन खड़ा रहता है अलोंग विद द बस वो भी तो मोशन में रहता है। लेकिन जब ब्रेक जो है लगा के ड्राइवर जो है उसको इसकी स्पीड को डिक्रीज करता है तो पर्सन की जो है स्पीड जो रहती है वो जो है डिक्रीज नहीं होती है, ठीक ना। फिर उसके बाद अगर पर्सन खड़ा है, अगर सडनली जो है बस स्टार्ट होगी तो आप लोग पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक ना।
तो ये है आप लोग जो अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, आपको एक चीज ये भी है कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक धूल धाल वाले रास्ते पे जा रहे हैं और जो है आप स्वेटर पहने हुए हैं या शर्ट पहने हुए हैं तो उस पे धूल जम गई, तो आप क्या कहते हैं, उसको झाड़ते हैं ना। तो ये जब आप झाड़ते हैं तो आपने सोचा है कि हमने झाड़ा, उस पे धूल लगी हुई थी तो कैसे धूल उड़ गई? इस पे कौन सा नियम वर्क करता है? यह नियम वर्क करता है इनर्शिया का ही नियम। क्योंकि जब आप झाड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और जो है जो पार्टिकल रहते हैं वो रेस्ट पर रहते हैं। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल जहां पर स्थिर होते हैं वहीं पर स्थिर रहते हैं, और आप झाड़ेंगे जब तो तुरंत जो है मोशन में शॉट आएगा और शॉट वहां से दूर जाएगा। जर्क के कारण जो है उस पे से जो क्या है कि गर्दा जो है, जो डस्ट रहता है, वो धूल जो रहती है वो उड़ जाती है। और ठीक उसी तरीके से जब आप लोग कोई भी जो लॉन्ड्री में या अपने घर पर ही मम्मी वगैरह जब कपड़ा धुलती हैं तो आप देखे होंगे कि मम्मी वगैरह जो है कपड़े को पानी में धुलने के बाद जो है उसको जो है झाड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उस पे जो ठहरा हुआ पानी है वह गिर जाता है। तो when the pile of coin on the carom board is hit by a striker, only the coin at the bottom moves away, leaving the rest of the pile of the coin. अच्छा, आप लोग जब कैरम बोर्ड किसने खेला है? कैरम बोर्ड में क्या होता है कि सारी गोटियां इकट्ठी होती हैं, लेकिन जब आप बहुत ही तेजी के साथ स्पीड से मारते हैं तो एकदम नीचे वाली गोटी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर की आप मोशन किस पे दिए? नीचे वाली गोटी पे दिए, और ऊपर की बाकी गोटी जो बाकी जो जो उस पे गोटियां होती हैं या क्वाइन होता है, पाइल होता है, जो वह रेस्ट पर रहता है तो वहीं पर स्थिर रहता है, और जो नीचे वाली सबसे नीचे वाली जो पाइल होती है वो मूव कर जाती है। तो इस यह आप देखें कि जो डेली लाइफ में हम लोग कैसे जो है इनर्शिया के नियम को देख सकते हैं। मास और इनर्शिया में क्या डिफरेंस होता है इसको देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। कह रहा है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में होती है, जो चेंज को रजिस्ट करती है। देखो, होता क्या है कि कोई भी चीज, अच्छा एग्जांपल देखिए, अगर जो गेट रहता है, जो लोहे वाला गेट रहता है, अगर आप लोग के घर पर लगा होगा, तो अगर उसको एक बच्चा खोलता है छोटा तो नहीं खोल पाता है, लेकिन जब वही जो है कोई बड़ा आदमी खोलता है तो खोल देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो बड़ा है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, छोटा कम फोर्स लगाएगा। तो फोर्स जो है, जो फोर्स लग रहा है, उसको जो है हर ऑब्जेक्ट, उसकी कुछ ना कुछ इनर्शिया होती है जो कि रजिस्ट करती है उसके अंदर उसके स्टेट के चेंज को, कि वह जब तक उस पे ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक जो है उसकी स्टेट में चेंज नहीं होगा। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। और इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास से मेजर किया जाता है, और इनर्शिया उतना ही होगा जितना उसका मास होगा बॉडी का। मास मतलब आप समझिए, देखो मास और वेट में दो अंतर होता है, ठीक ना। देखिए, जो वेट होता है वह जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ होता है जी, और मास नहीं। वेट जो होता है वो किसी भी वस्तु का जो है, आप जैसे गेहूं वगैरह का जो है केजीज में वेट होता है, लेकिन अगर आप मास की बात करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क करता है उसको भी इंक्लूड करेंगे। दिस मीन्स इनर्शिया इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन मास। अ हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर वन। कह रहा है इसका मतलब ये है कि इनर्शिया जो है जैसे मास बढ़ेगा वैसे बढ़ेगी, और जैसे मास घटेगा वैसे जो है इनर्शिया डिक्रीज होगी। अगर आप साधारण शब्दों में समझे कि जो वस्तु जितना ही भारी होगी उसकी इनर्शिया उतनी ही ज्यादा होगी, जो वस्तु जितना हल्की होगी उसकी इनर्शिया उतनी ही कम होगी। In other words, the natural tendency of an object that resists the change in state of uniform motion or rest
ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। और इसको अलग शब्दों में कह सकते हैं कि जो नेचुरल किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल जो टेंडेंसी होती है चेंज को रजिस्ट करने की, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि आप उससे उस बॉडी के हो रहे वर्क से ज्यादा आप जो है फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। Since a heavy object has more inertia, thus it is difficult to push or pull heavy box over the ground than the lighter one. Similarly, a greater opposing force is needed to stop a heavy body than a light body in the same time. कह रहा है कि भाई जो हाई स्पीड के व्हीकल हैं उनको रोकने के लिए क्या है, हम लोग को उसी हिसाब का मैकेनिज्म चाहिए होगा, उसी हिसाब को हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे। हायर बॉडी फोर्स है तो हैवी बॉडी फोर्स लगाना भी पड़ेगा उसको रोकने के लिए, और ठीक उसी तरीके से लाइट वाला है तो लाइट लगाना पड़ेगा। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मोमेंटम का, इसको आइए देखते हैं। मोमेंटम कुछ नहीं होता है, यह जो होती है मोमेंटम होता है कितना क्वांटिटी ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी क्वांटिटी का मोशन हो रहा है। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज, कि कितने क्वांटिटी में मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। और इसको हम लोग मैथमेटिकली जो है रिप्रेजेंट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, और इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड द मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको डिनोट करते हैं पी से, और मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे जब आप सेकंड नियम पढ़ेंगे तो ये मोमेंटम प्रिंसिपल का ज्यादा इस्तेमाल होगा उसका जो है डेरिवेशन डिराइव करने में। मोमेंटम एंड मास और वेलोसिटी क्या क्या, ये अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। सिंस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी, दैट इज p is m into v of an object, this means momentum is directly proportional to the mass and velocity। कह रहा है कि चूंकि मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट है, इसलिए वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों से। मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास से और उन वेलोसिटी से भी। This means a lighter and a heavier object is moving with the same velocity, then a heavier object will have more momentum than the lighter one। कह रहा है कि अगर एक कोई लाइटर ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक कोई हैवियर ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो सबसे ज्यादा मोमेंटम किसका होगा, हेवियर ऑब्जेक्ट का होगा उससे फिर और लाइटर की कंपैरिजन में। तो ये कह रहा है क्यों, क्योंकि वो क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मोमेंटम भी होगा। इफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ ग्रेट वेलोसिटी इट हैज अ ट्रेमेंडस मोमेंटम। कह रहा है कि अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका मोमेंटम बहुत हाई रहता है। जैसे अगर आप लोग देखे होंगे कि बुलेट वगैरह, कोई आदमी जो है खड़ा है दूर से फायर करता है, दूसरा आदमी खड़ा है, उसकी कई जो बुलेट्स की क्या है फायरिंग रेंज होती है, कोई बंदा दूर से खड़ा होकर आदमी को मार दे रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है, ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन उसपे वेलोसिटी कितनी लग रही है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी लग रही है, एक सडन वेलोसिटी लग रही है, इसीलिए जो है वो उसकी स्पीड जो है बहुत ही हाई है, उसकी वेलोसिटी बहुत ही हाई है। तो ये प्रिंसिपल जो है मोमेंटम का प्रिंसिपल ही इस्तेमाल होता है फायरिंग ऑफ गन्स में। यूजुअली रोड एक्सीडेंट प्रूव मोर फैटल बिकॉज ऑफ हाई स्पीड देन इन स्लोअर स्पीड। कह रहा है आप लोग अगर जो सड़क पे दुर्घटनाएं होती हैं, रोड एक्सीडेंट होता है, आप देखेंगे कि बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट कब होगा, जब जो व्हीकल की स्पीड ज्यादा रहती है, हाई स्पीड रहती है। क्यों, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा रहता है जो है, और मास वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ज्यादा रहती है, इस कारण जो है बहुत ही फैटल, बहुत ही डिजास्टरस एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अगर वही कोई स्लो में चल रहा है उसका एक्सीडेंट होता है तो उतना फैटल नहीं होता है, छोटी मोटी इंजरी आती है, ठीक हो जाती है। फिर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इसको हम लोग देखते हैं। आज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इसको आगे का लेक्चर जो है, एक लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ा कि हमने कि पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है, हमने मोमेंटम कॉन्सेप्ट पढ़ा,
मोमेंटम एंड मास एंड वेलोसिटी के बारे में देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी बेनिफिट ले पाएं और हम लोग मोटिवेट हों और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।